गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आइए आपको मैं हिंदी पढ़ाऊँगी। ठीक है, हिंदी में जो आपकी है वाणी हिंदी पाठशाला 6 की, ठीक है, उसकी पहली कविता आज हम लोग पढ़ेंगे। पहली कविता आपकी हिंदी में क्या है? कविता क्या है हिंदी में? है जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। ये कविता किसकी है? ये कविता है आपकी, किसने लिखी है? गोपाल दास नीरज ने। कविता किसने लिखी है? गोपाल दास नीरज ने। तो ठीक है, आज चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। पहले एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सेकेंड टाइम आंसर उसका अर्थ बताऊँगी। जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है, ये आपका टॉपिक कविता है। इस कविता का नाम क्या है? जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों, और टूटना है उसका ज्यों, जागे सच्ची नींद जमानी। आगे है आपका गीली गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गए नीलाम हुए तो, आंसू गए नीलाम हुए तो, समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पे, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। वस्त्र बदल कर आने वालों और चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से, चंद्र खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियाँ फूटी, सिकन न आई पनघट पर। कितनी बार गगरियाँ फूटी, सिकन न आई पनघट पर। कितनी बार कश्तियाँ डूबी, कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल
वैसी है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न केवल गंध फूल की। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न केवल गंध फूल की। तूफानों ने छेड़ा पर, तूफानों ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफानों ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यह कविता किसकी है? गोपाल दास नीरज की। इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। इन्होंने लिखी है जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता के द्वारा कवि हमें ये बताना चाहता है कि जीवन की प्रेरणा, जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कविता में यह संदेश है कि उन लोगों के लिए यह कविता है जो व्यर्थ का आंसू बहाते हैं, किसी एक जगह असफल हो जाने के बाद अपने आप को तोड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन बिना संघर्ष किए मंजिल नहीं मिलती, बिना संघर्ष किए मंजिल नहीं मिल जाती। इस कविता के माध्यम से यह समझाया गया है कि जीवन कभी भी नहीं मरता। जीवन जो है वह कभी मरता नहीं है। कभी कहता है कि हे छिप छिप कर रोने से, हे मानव छिप छिप के रोने से, आंसू बहाने से, कुछ सपनों को नष्ट हो जाने से जीवन नहीं मरता है। आपको दोबारा उठना है और संघर्ष करना है। इसे भूलकर, उन सपनों को भूलकर, इसे भूलकर जो आपके साथ है आगे बढ़ो। और कुछ सपने नष्ट हो जाने से जीवन निराधार नहीं हो जाता, जीवन निराधार नहीं हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में उतार चढ़ाव के साथ सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष, एक बार अगर आप असफल हुए तो उसे लेके अपने जीवन में बैठिए नहीं, रोइए मत। आप उसे छोड़ के संघर्ष करके और आपको सब आगे कोशिश करने पे जीत जरूर होती है। आइए आगे देखते हैं कवि का क्या कहना है जीवन के बारे में। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ कवि का कहना है कि हे मानव, हे मनुष्य, जो आप छिप छिप कर आंसू बहाते हैं, जो लोग मोती यहाँ मोती का आशय किससे है? आंसू से है। मोती व्यर्थ लुटाने वालों, जो आंसू है आपके मोती जैसे आंसू को व्यर्थ जाने दे रहे हो,
कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। आपके कुछ सपनों के मर जाने से आपका जीवन मर नहीं गया। आगे बढ़िए। सपना क्या है नयन सेज पे, सपना क्या है नयन सेज पे, सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे सच्ची नींद जवानी। सपना क्या है? नेत्र की सैया पे सोए हुए आँखों में है जो सपना आपने देखा है, सोया हुआ आँख का पानी, और उसी तरह से जिस तरह से आँख में पानी है, और टूटना है उसका जीव, जागे सच्ची नींद जवानी। मतलब यहाँ नींद, सच्ची नींद जवानी का मतलब है कि जो जवानी में नींद आती है वो बेधड़क नहीं आती, आप सोते रहते हैं उठते रहते हैं, उसी तरह से सपने का है टूटना, आना और जाना। उन आँखों में सजा हुआ है, अगर आपका सच हो गया और नहीं तो उसे छोड़ के आगे चलिए। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, माला बिखर गई तो क्या है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गए नीलाम हुए तो, आंसू गए नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आंसू गए नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। यहाँ कवि हमें ये बताते हैं कि जो तुमने माला की तरह सारे सपनों को एक साथ संजो के रखा है, अगर वो बिखर जाता है, उसमें से एक दो मोती की तरह एक दो सपने टूट जाते, खुद ही हो गई हल समस्या। आंसू नीलाम हुए तो, आंसू गए नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। कि अगर आपने उस अपने सपनों के लिए रो लिया तो आप अपनी साधना या समस्या तपस्या को समझो पूरी हो गई है, क्योंकि अब आपको आगे संघर्ष करके आगे अच्छा करना है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। यहाँ कवि का कहना है कि रूठे दिवस मनाने वालों, कि हे मानव, हे मनुष्य, जो दिन आपके अतीत में बुरे थे उन्हें भूल जाइए। जैसे कहा जाता है कि कोई भी समय आपका एक वर्ष में बीत के कोई भी बुरा काम जिस दिन हुआ था, तो एक दिन होता है कि आज इस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो हे मानव उसे भूल जाइए। फटी कमीज सिलाने वाले मतलब उसे जो हो गया है उसे छोड़ के आगे बढ़िए। कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अगर आपके कुछ दिए से यहाँ मतलब है किसी से, कि कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं, किसी के चले जाने से आपके आंगन में किलकारियाँ, आपके आंगन का शोभा क्या नहीं होता है 2-4 दिन बीतेगा फिर वही रूप ले लेता है, तो आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पे, केवल जिल्द बदलती पोथी। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पे, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कवि का कहना है कि कोई यहाँ कुछ नहीं खोता है, शरीर भी यहाँ कुछ नहीं खोता है, क्योंकि आत्मा है। तो केवल जिल्द बदलती पोथी, जिस तरह से पुस्तक जिस ज्ञान देता है, और मानो एक पुस्तक एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान में जाता है, दूसरे
लोगों में जाता है, दूसरे को हम बताते हैं, तो खोता कुछ भी नहीं यहाँ पे। यहाँ शरीर जो है वो अरे आत्मा जो वो खोता कुछ भी नहीं है। आप इतने दुखी मत हुए, केवल जिल्द बदलती पोथी। जिस तरह से पुस्तक का जिल्द बदलता है, पुस्तक का आवरण बदलता है, उसी तरह से मनुष्य के आत्मा का भी बदलाव होता है। जैसे मनुष्य अगर मरता है तो शरीर को छोड़ देता है, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसकी आत्मा नहीं मरती है। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जैसे रात में चांदनी रहती है, लेकिन जैसे ही रात बीतती वैसे ही सुर उस धूप की तरह, धूप की धोती, वैसे ही धूप की तरह धूप आ जाती है। उसी तरह से एक के साथ दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बदलाव जीवन का सबसे बड़ा रूप है। ठीक है, यहाँ कहा है कि खोता नहीं, यहाँ खोता कुछ भी नहीं। आप मानो यहाँ कुछ खोता नहीं है, वो तो आत्मा है। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते, उसी तरह जाते जैसे रात उतार चांदनी। जैसे रात की चांदनी उतर जाती है और सुबह होते ही सूर्य अपने धूप में आ जाते हैं। सूर्य वस्त्र बदल कर आने वाले, चाल बदल कर जाने वाले। जिस तरह से वस्त्र को यहाँ क्या किस तरह से कहा गया है? शरीर को। वस्त्र को यहाँ क्या बताया गया है? शरीर को, कि शरीर बदल कर आने वाले, चाल बदल कर जाने वाले। चंद्र खिलौने के खोने से, चंद्र खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद्र खिलौने अगर खो गए बचपन में तो, या टूट गए आपके बचपन में, बच्चों के बचपन में अगर चंद्र खिलौने टूट गए, खो गए, तो क्या बचपन चला जाएगा? नहीं ना। चंद्र खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। एक छोटे से खिलौने से खोने से क्या बचपन, बहुत सारा खिलौना है और एक टूट गया, खो गया, तो क्या आपका बचपन चला जाएगा? नहीं, आपका बचपन बहुत अच्छा है तो बचपन आएगा। उसी तरह से कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, आपके जीवन में संघर्ष आते रहेंगे। आपके सपने, जो आपके सपने हैं, अगर एक टूट जाता है तो उसके जाने का गम मत मनाइए। आगे अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करिए और आप आगे सफल होंगे। और जीवन कभी भी नहीं मरता है। जिस जीवन को आपको जीना वह मरता नहीं है, उसमें खुशियां हैं और संघर्ष है। कितनी बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पे। कितनी बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पे। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसे है तट पे। हे मनुष्य, जिस तरह से कितनी बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पे। जिस तरह पनघट पे कितनी बार गगरियां फूट जाती हैं, और इससे क्या होता है? जब गगरियां मतलब मटकियां, गगरियां जो पानी भरते हैं पनघट पे फूट जाती, तो उन्हें ये रहता है कि आज ये फूटी है, कल वापस भी आएगी, और ये सोच के उनके चेहरे पे या कोई भी सिकन नहीं आता है, कोई भी सिकन नहीं आता है। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वैसे है तट पे। जिस तरह से कितनी बार नाव डूब जाती हैं, लेकिन उसके दूसरे दिन ही उस तट पे चहल पहल सब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो जीवन का बदलाव है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो कितनी बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पे। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसे है तट पे। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम मतलब अंधेरा। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे मानो, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की वायु घटाने वालों। मतलब तम की मतलब अंधेरे की उम्र बढ़ाने वाले, और लौ मतलब ज्योति की आयु घटाने वाले।
मानो कि तुम अगर इसी तरह से दुख रहोगे तो अपने जीवन में अंधेरे को बढ़ाओगे, और जो तुम्हारे ज्योति है, तुम्हारे जीवन में ज्योति है, वो घटती ही जाएगी। तो तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी व आयु घटाने वालों, वायु मतलब उम्र, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। जिस तरह से पतझड़ आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बगिया फिर हरी भरी होगी। क्या पतझड़ के आने से, क्या पतझड़ के आने से और चले जाने से बगिया हरी नहीं होती, होती है ना। उसी तरह से कहते हैं कि लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। मतलब पतझड़ कितना भी कोशिश करे, वो आता है और चढ़ जाता है, सारे बगियों की पत्तियों को झाड़ देता है, लेकिन फिर वही बगिया हरी भरी होती है। तो बगिया कभी मरती नहीं है, वो बगिया फिर हरी भरी होती है, हरा भरा होता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, उपवन से बगीचा है यहाँ। लूटी न लेकिन गंध फूल की, माली अगर पूरे बगिया का फूल तोड़ भी ले जाता है तो भी उस बगिया में सुगंध, महक जरूर रहेगी। उसी तरह कि लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से माली अगर बगिया के सारे फूल तोड़ के ले जाता है, फिर भी उस बगिया में खुशबू रहती ही है। और फूल तोड़ता है, कली रहती है, फिर कली से खुशबू होती है। उसी तरह आंसू बहाने वाले मानो, अपने सपनों को टूट जाने वाले मानो, आप उन सपनों पे रोइए मत और आगे बढ़िए, जीवन में संघर्ष करिए। जिस तरह से लूटी न लेकिन गंध फूल की, पूरे फूल का गंध कितना भी हो, खुशबू है, माली लेके नहीं जा पाता, वो फूल ले जाता है। बगिया में आपके खुशबू रहते ही हैं। तूफानों तक ने छेड़ा पर, इसी तरह तूफान तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। कितना भी तूफान चल जाए और बंद हो जाए, लेकिन धूल को कोई नहीं रोक सकता है। धूल उड़ती ही रहती है, धूल उड़ती ही रहती है। नफरत गले लगाने वालों, हे मानव, जिस तरह से नफरत गले लगाने वालों, सफल धूल उड़ाने वालों, जिस तरह से नफरत की आग में आप जलते हैं, अगर आपका कुछ हो जाता है, विनाश हो जाता है, तो सब पर धूल और दूसरों को कुछ कहते हैं, इससे कोई कुछ नहीं होता है। सब मुखड़ों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से तड़पण नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़े अगर नाराज हैं, कुछ लोग हैं, तो क्या दर्पण मतलब शीशा नहीं, शीशा नहीं टूट जाता है, शीशा वही रहता है। तो यहाँ पे कभी फिर उसके बाद है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कबीर कौन है इसके कविता के कवि? गोपाल दास नीरज। कवि गोपाल दास नीरज का कहना है कि जीवन कभी भी नहीं मरता है, जीवन को जीना चाहिए। अगर आपने जीवन में सपने संजोए हैं और वो टूट जाता है, तो उसमें आप छुप छुप रोइए मत, उससे आगे बढ़िए, ठीक है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिली। कवि कहता है कि जीवन कभी निराधार नहीं होती, निराशावादी नहीं होती। जीवन कभी निराधार नहीं होता, निराशावादी नहीं होता है। जीवन कभी समाप्त नहीं होता,
जीवन कभी समाप्त नहीं होता। जैसे किसी एक के चले जाने से जीवन समाप्त नहीं होता है, जीवन आपका चलता रहता है। उसके चले जाने से या कुछ हो जाने से आप उसके दुखों में मत डूबिए। आप उसके जीवन जीने की कला का ज्ञान आवश्यक है। उसके बाद जीवन जीने की, उसके दुखों में न डूबे और जीवन जीने की कला जो है, ज्ञान है, उसे आपको जानना आवश्यक है। आगे है आपका कठिन शब्द अश्रु, व्यय, अश्रु, व्यर्थ, समस्या, किस्तियाँ, दर्पण। ये कठिन शब्द जो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद आइए शब्दार्थ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपनी कविता पढ़ने से पहले, कविता हो या पाठ हो, आप अपनी कविता या पाठ दोनों में से कुछ भी हो, पढ़ने से पहले आप अपनी कविता में शब्दार्थ लिखेंगे। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैंने कविता में शब्दार्थ पहले ही लिख लिया है। शब्दार्थ हमारा याद करने की चीज़ नहीं है, इसे समझने की चीज़ है। इसीलिए जब हम अपनी शब्दों के नीचे उसका अर्थ लिख लेते हैं तब हमें समझ में क्या आता है। फिर हम जब पढ़ते समय उस शब्दों को, अर्थ को हमें सोचना नहीं पड़ता और शब्दों का अर्थ हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आप अपनी कविता के नीचे शब्दों का अर्थ लिखेंगे, शब्दों का अर्थ लिखेंगे। फिर है, देखिए, अब आपको शब्दार्थ और अपनी कॉपी में भी शब्दार्थ लिखेंगे। अश्रु, अश्रु मतलब क्या होता है? आंसू। अश्रु मीन्स आंसू। नयन सेज, नयन सेज मतलब क्या होता है? नेत्रों की सैया। नयन सेज मतलब नेत्रों की सैया। किस्तियाँ, किस्तियाँ मीन्स यहाँ है आपका नाव। किस्तियाँ मीन्स क्या होता है? नाव। लौ, लौ मीन्स ज्योति। लौ मीन्स ज्योति। उपवन, उपवन मीन्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है बगीचा। उपवन मीन्स बगीचा। नफ़रत मतलब दुश्मनी, जो हम नफ़रत किसी से करते, दुश्मनी करते हैं, दुश्मनी। फिर है आपका व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बेकार। व्यर्थ शब्दों मतलब क्या होता है? बेकार होता है। फिर है जिल्द, यहाँ पे आपको कविता में जिल्द है, पुस्तक का आवरण। जिल्द दिया है, उससे जिल्द मतलब आपको बताया गया है कि जिल्द मतलब होता है पुस्तक का आवरण, जो पुस्तक होती है उसका। गगरियाँ, मटकियाँ। गगरियाँ तो आप समझते हैं, गगरी को मटकियाँ कहा जाता है। पॉट जो होता है, जो जिसमें पानी भरते हैं। तम, तम मीन्स अंधेरा, तम मीन्स अंधेरा। आयु, उम्र, आयु, उम्र। गंध, गंध मीन्स आपका हो गया महक और सुगंध। इसके दो अर्थ हो गए, गंध मीन्स महक और सुगंध। दर्पण, क्या है? दर्पण। दर्पण मीन्स क्या हो गया? शीशा और आईना, शीशा और आईना। ठीक है, अब आपके आगे यहाँ पे प्रश्न, प्रश्न मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ। पहले निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दो, मतलब छोटे में। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? प्रस्तुत कविता के कवि, तो प्रस्तुत कविता के कवि हैं आपके गोपाल दास नीरज। प्रस्तुत कविता के कवि हैं आपके गोपाल दास नीरज। कौन है? आपके कविता के कवि हैं गोपाल दास नीरज। तो आप यहाँ लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता के कवि हैं गोपाल दास नीरज। मोती से कविता का क्या आशय है? मोती, तो मोती से कविता का आशय है आंसू। यहाँ पे आंसू, जो आपके कीमती आंसू हैं, उसी को यहाँ पे कवि ने मोती का रूप दिया है। कवि के अनुसार कब तपस्या कब पूरी हुई? कवि के अनुसार तपस्या तब पूरी हुई जब आपके आंसू नीलाम हो गए या आपके आंसू बह गए।
तो आपकी तपस्या पूरी हो गई। केवल जिल्द बदलती पोथी से क्या भाव निकलता है? केवल जिल्द बदलती पोथी से यह भाव निकलता है कि जिस तरह से शरीर नहीं मरता है, जिस तरह से आत्मा नहीं मरता है और वो शरीर बदलता है। यहाँ पे कवि ने उसे पुस्तक, पोथी और जिल्द से तुलना किया कि जिस तरह से पोथी नहीं बदलती और जिल्द उसका आवरण बदलता है, उसी तरह से मनुष्य की आत्मा शरीर बदलता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। आइए सही विकल्प चुनो। अब सही विकल्प में आपका क्या है? अश्रु का अर्थ है क्या? अश्रु का अर्थ क्या है? पानी, आँखों से बहने वाला पानी या गंगा जल। क्या हुआ? अश्रु का अर्थ है पानी, आँखों से बहने वाला पानी या गंगा जल। तो गंगा जल तो अश्रु का अर्थ नहीं है, तो है आँखों से बहने वाला। क्या है? आँखों से बहने वाला। व्यर्थ का पर्यायवाची शब्द है अच्छा, बेकार या दोनों। व्यर्थ का होगा पर्यायवाची, विलोम शब्द नहीं है। क्या आपने विलोम पर्यायवाची शब्द मतलब क्या है? समानार्थी। जैसे जल को हम नीर कहते हैं, पानी कहते हैं, उसी तरह से व्यर्थ का पर्यायवाची क्या होगा? बेकार। व्यर्थ बहाने वाले मतलब बेकार बहाने वाले, तो बेकार होगा। ठीक है, ये आपका बेकार। नयन कहते हैं किसको? नेत्र को, नहीं को या नाक को। नयन किसे कहते हैं? नेत्र को, नहीं को या नाक को। तो नयन तो नेत्र को कहा जाता है ना, तो नयन कहते हैं किसको? नेत्र को। ठीक है, अब आइए आगे है आपका उपवन कहते हैं। उपवन कहते हैं किसे? जंगल को, खेल को या तो बगीचे को। तो उपवन किसे कहते हैं? जंगल को कहते हैं? नहीं। खेल के मैदान को कहा जाता है? नहीं। उपवन कहा जाता है बगीचे को। ये आपका थर्ड है, बगीचे को कहा जाता है। ठीक है, अब आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कवि के अनुसार जीवन क्या है? कवि के अनुसार जीवन क्या है? कवि के अनुसार जीवन वह है कि जीवन कभी नहीं मरता है। कवि का कहना है कि जीवन कभी मरता नहीं है। हे मानो छिप छिप कर रोने वाले, आंसू बहाने वाले, कुछ सपनों को नष्ट हो जाने वाले, जीवन नहीं मरता है। जीवन में संघर्ष, सुख और दुख आते हैं। जिस तरह से आत्मा अपना शरीर बदल के दूसरे में कवि का कहना है कि कवि के अनुसार जीवन क्या है? तो कवि के अनुसार जीवन कभी मरता नहीं है, जीवन चलता ही रहता है। मनुष्य के जीवन में संघर्ष है। छोटे मोटे सपने टूट जाने से मनुष्य अपने जीवन से हार मान लेता है। तो मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा जीवन जीना चाहिए। जीवन में सुख दुख और संघर्ष आते रहते हैं और जीवन कभी मरता नहीं है। चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। ये कहने से कवि का क्या आशय है कि खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि का आशय यहाँ है कि जिस तरह से बचपन में चंद्र खिलौने छोटे कुछ खिलौने टूट जाते हैं और या ख़त्म हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो क्या हमारा बचपन मर जाता है?
उस खिलौने बिना हमारा बचपन नहीं रहता है? नहीं। उसी प्रकार से अगर जीवन में छोटे मोटे सपने टूट जाते हैं तो उसमें हमें आंसू नहीं बहाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस छोटे से सपने से क्या हमारा जीवन खराब हो या नहीं। उसीलिए कभी यहाँ पे खिलौने और बचपन की तुलना में बताया है। प्रस्तुत कविता में हमें क्या संदेश मिला? प्रस्तुत कविता में हमें यह संदेश मिलता है कि कवि कहता है कि जीवन कभी निराधार नहीं होता, जीवन कभी समाप्त नहीं होता। जीवन जीने की कला का ज्ञान आवश्यक है, कि जीवन जीने की कला मनुष्य को आनी चाहिए, इसलिए ये आवश्यक है। अब हम आपको बता दें कि आज की आपकी कविता इतनी थी। आगे देखिए, आप में प्रसंग है कि निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये आपका अभ्यास है, आप अभ्यास अपनी बुक में करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। आसुर का आंसू, आसुर का क्या होगा? आंसू का क्या होगा? आंसू। ब्याट का ब्यट, आंगन का आंगन। इसे शुद्ध करके देखिए, लिखा है मैंने। समस्या का सामस्या है तो समस्या, वस्त्र है तो वस्त्र, दर्पण है तो दर्पण। ठीक है। फिर है आपका, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची में क्या है? आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, नयन, नेत्र और चक्षु। दिन का दिवस, दिवस का दिन, वार और वासर, दिन, वार और वासर। कोशिश का प्रयास, प्रयत्न और यत्न, प्रयास, प्रयत्न और यत्न। चांद, शशि, चंद्रमा, राकेश। उपवन का बाग, बगीचा, वाटिका। ठीक है। और रात का अंधकार, निशा, रजनी, रात का। और तम भी होता है, तो देखिए, यह तम भी होता है, अंधकार का, रजनी भी होता है, तम भी होता है। उसी प्रकार है, ये आपका क्या हो गया? पर्यायवाची। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपकी बुक में आप लिखेंगे। ठीक है। और इसे आप बुक में ही लिखिएगा, कॉपी में नहीं करिएगा। फिर हो गया आपका क्या है नीचे, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत शब्द को। जो विपरीत होता है, उल्टा होता है, शब्द का उल्टा होता है। तो शब्द का उल्टे में आ गया आपका जवानी। जवानी का क्या है? बुढ़ापा। जवानी का क्या हुआ? बुढ़ापा। खोना, किसी चीज़ को खोना ना, तो उसका उल्टा क्या हुआ आपका? पाना। धूप, छाँव। धूप का क्या हुआ? छाँव। फिर तम मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने आपको यही बताया, तम मतलब अंधेरा होता है। और तो अंधेरे का क्या होगा? अब अंधेरा नहीं है, यहाँ तम है, अंधेरा का प्रकाश होगा। लेकिन यहाँ शब्द आपके क्या दिया है? तम दिया हुआ है। तम मीन्स अंधेरा होता है, लेकिन तम दिया हुआ है, तो तम का क्या होगा? लव। आपकी बुक में अभी मैंने कविता में पढ़ाया कि लव मीन्स क्या होता है। देखिए, लव मीन्स ज्योति होती है, तो अंधेरा मीन्स उजाला हुआ। हाँ, उसी से तम मीन्स लव होगा। फिर है समस्या, किसी चीज़ का समस्या, तो समस्या का क्या हो गया? समाधान। समस्या तो उसका समाधान होगा, उल्टा हुआ ना। किसी चीज़ का समस्या है, उसका समाधान है। और रात का है दिन। रात का दिन, रात है, रात का उल्टा दिन है। मतलब ये आपका क्या है?
विलोम शब्द है। ये पर्यायवाची आपका ऊपर है कि निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखने हैं। आप लिखेंगे आँख का, दिन दिवस का, कोशिश का, उपवन का, चांद का, रात का। ठीक है, ये पर्यायवाची और उसी तरह से आप विलोम शब्द भी लिखेंगे। जवानी, खोना, धूप, तम, समस्या। ओके, ये आपकी पहली कविता हो गई। अब पहली कविता आपकी ख़त्म हो गई। पहली कविता आपकी थी जीवन नहीं मरा करता है। अब आप इसे, मैंने आपको इसे समझा दिया है। अब आप इसे पहले आप लिखेंगे क्या शब्दार्थ, फिर उसके बाद शिक्षा क्या मिलती है इस कविता से मिले, और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके बच्चों, फिर अब नेक्स्ट क्लास ले दी। और जो भी आपको इसमें नहीं आता है, और अगर आपको या नहीं तो हम लोग ऐसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है। लेकिन देखिए, सही विकल्प को आपके बुक में ही करना है। दोनों क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करना है। पहले आप संक्षिप्त उत्तर लिखेंगे और संक्षिप्त उत्तर में लिखें, और ये भी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, दोनों अलग अलग हैं। ओके।